हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। क्लास 10 मैथ्स 360 डिग्री मैथ्स जो हमारा चल रहा है उसका आज 23rd डे। किस्मत बदलनी है तो मेहनत बदलनी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंटली सेम एक्शंस रख रहे हो अपने, तो आप डिफरेंट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कुछ अलग हटके मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो ही नतीजा कुछ अलग आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABCD एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम हमारा ABC, D और E पॉइंट्स है। आगे इंफॉर्मेशन हमको कुछ ऐसे दी है कि DE और BC पैरेलल है और AD अपॉन DB जो है उसका रेशियो है 3:1। अब देखो, हमारा बीपीटी थ्योरम हमको पता है कि अगर पैरेलल होता है तो इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, यानी AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। अब यहाँ पर 3:1 और इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, EA 6.6 है। तो पहले तो मैं EA यानी कि सबसे ये वाली वैल्यू दी है वो पुट करूंगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो EC इधर जाएगा, सो 6.6 डिवाइड बाई 3 विच इज नथिंग बट 2.2। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल के एक ऑप्शन आपको है ना 2.2 दिखेगा और वो बच्चे टिक कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो हमें AC पूछा है। AC मतलब ये पूरा, दैट इज 2.2 और 6.6 जो है दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 8.8। ऐसे हमें इस सम को सॉल्व करना था। क्वाइट इंटरेस्टिंग। डन, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर AP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सो थोड़ा सा यहां पर हम अलग पेन ले लेते हैं। हमें AP 3 दिया हुआ है, AR मुझे 4.5 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखा जाए तो AQ 6 है मेरे पास और इसके अलावा AB 5 है। तो AB अगर 5 है तो ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना 3 पूरा 5 तो नीचे का हिस्सा 2 हो गया। और AC मेरा 10 है, तो अगर पूरा 10 है और इतना 6 तो बाकी कितना बचा, 4, राइट। अब मुझे पूछा है AD की लेंथ कितनी होगी। तो AD की लेंथ कैसे ढूंढेंगे, बड़ा सिंपल है। ध्यान से अगर देखा जाए तो मेरे पास यहां पर जो दो रेशियोज है, दैट इज AP अपॉन PB, उसकी वैल्यू कितनी है 3/2 और AQ अपॉन QC की वैल्यू कितनी है 6/4, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो वापस कितना मिलता है 3/2। तो मैं लिख सकता हूं AP अपॉन AP अपॉन जो PB है, AP अपॉन PB जो है वो AQ अपॉन QC के बराबर है। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं जो लाइन है PQ वो मेरी पैरेलल है BC के बाई कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT यही कहता था ना, दो पार्ट्स के रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो आपस में, सॉरी, तो लाइंस हमारी पैरेलल होती है। तो ये दोनों लाइन अगर मेरी पैरेलल है तो मैं अगेन पैरेलल लाइंस के चलते BPT वापस लगा सकता हूं। सो देयरफॉर हमारा AP अपॉन PB जो है वो एक और चीज के बराबर होगा, दैट इज AR अपॉन RD। AP 3 है, 2 है, AR हमारा 4.5 है, RD हमें ढूंढना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर उधर भेजेंगे। सो RD निकल के आ जाएगा हमारा 4.5 मल्टीप्लाई में 2 और डिवीजन में 3, तो ये मिलेगा मुझे 3। अब 3 मिल गया तो यहां काम खत्म नहीं हुआ, मुझे AD की लेंथ ढूंढनी थी जो कि कुछ नहीं बल्कि AR प्लस RD के बराबर होगा, यानी कि 4.5 प्लस 3 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा, कुछ ऐसे मेहनत मशक्कत करके। आई होप समझ में आया। काफी इंटरेस्टिंग मस्त सा ये सम था, ऐसे इसे सॉल्व करना था। क्या किया हमने एक बार क्विकली बताऊं तो, इनके रेशियोज की मदद से लाइंस को कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल प्रूव किया। पैरेलल प्रूव कर दिया तो वापस BPT लगा के ये वाला हिस्सा जो है RD वाला वो ढूंढा, और AR तो दिया हुआ ही था तो AR और RD में ऐड किया तो पूरा AD मिल गया। कुछ ऐसे हमें करना था। नेक्स्ट, इन फिगर टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बेस BC। ठीक है ना, ABC और DBC दोनों ही सेम, ओके। P is a point on BC such that PQ parallel to BA, PQ पैरेलल टू BA। तो यहां पर है ना, इस तरह का सम दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक आपको गोल्डन टिप दे रहा हूं,
जो दो लाइंस पैरेलल दी है ना उसके हिसाब से अब बीपीटी पहले लगा के देख लो इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। बीपीटी लगाने की पूरी कोशिश करो, आपका काम जरूर होने होगा। जैसे ये लाइन थोड़ा डार्क वाली बना लेते हैं हम, है ना, ब्राउन ब्राउन नहीं पर्पल ही लेते हैं। ये ए बी और ये पी क्यू आपका पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ट्राइंगल कौन सा काम लगेगा, ये वाला। इस ट्राइंगल में हम एक तरीके से देखें तो ये ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो मेरे कौन से दो रेशियो इक्वल होंगे, देखो पी क्यू पैरेलल टू ए बी, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी कौन कौन से दो रेशियोज मेरे इक्वल होंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी जो है वो मेरा इक्वल होगा बीपी अपॉन पी सी के, ठीक है ना। ये चीज तो मेरी आ गई यूजिंग बीपीटी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम के चलते मैं ये दो रेशियोज को इक्वल कह सकता हूं। आगे मुझे एक और लाइन पैरेलल दी है जो कि है पी आर और बी डी, ठीक है ना, पी आर और बी डी। अब की बार कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका, ये ट्राइंगल, ये इस वाले के साथ ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पैरेलल है। तो इन्हीं के चलते मैं क्या कहूंगा वापस, बी डी पैरेलल टू पी आर, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल डी बी सी कौन कौन से दो रेशियो इक्वल हो जाएंगे, हमारा बीपी अपॉन पी सी जो है वो अब की बार इक्वल होगा डी आर अपॉन आर सी के, ठीक है ना। सेम रीजन यूजिंग बीपीटी, ठीक है ना। बीपीटी के चलते ही ये दोनों रेशियो इक्वल हुए। अब अगर मैं ध्यान से इन दोनों को देखूं तो बीपी अपॉन पीसी मेरा कॉमन है, ठीक है ना। इसको सपोज करते हैं हम इक्वेशन 1 है और ये सपोज करते हैं हमारा 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि मेरा ए क्यू अपॉन क्यू सी जो है वो बराबर है डी आर अपॉन आर सी के, ठीक है ना। ए क्यू अपॉन क्यू सी मेरा बराबर है डी आर अपॉन आर सी के। मतलब कौन से ट्राइंगल की बात हुई अब की बार, देखो ये ए क्यू अपॉन क्यू सी डी आर अपॉन आर सी के। तो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो इसमें ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल हो जाएगी विद द रीजन कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ध्यान से देखो मैंने ये दो पार्ट्स का रेशियो जस्ट अभी इक्वल प्रूव किया, तो ये और ये लाइन क्या हो जाएगी मेरी पैरेलल। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं क्यू आर पैरेलल टू ए डी विद द सिंपल रीजन बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। कुछ इस तरीके से ये वाला काम, ये वाला सम कंप्लीट करना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम, फिगर देख के अभिजीत एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, बट वैसे डरना नहीं है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आज का कोड मैं बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, 0303 0303, मतलब 4 ही डिजिट का होगा 0303। मैंने 2 बार बोल दिया है तो 8 डिजिट का नहीं है कोड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, प्रूव इट। बेसिकली ये हमें थियरम प्रूव करना है। साल के इस मोमेंट पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 100% आपको पता ही होगा ये कौन सा थियरम है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, जिसे थेल्स थियरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम भी बोलते हैं। आपको ये स्टेटमेंट मैंडेटरी है, आना ही चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है ये याद कर ही लेना, नहीं तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पूछा है। बीपीटी थियरम प्रूव करने के लिए ही बोला गया है। तो सबसे पहले तो इस फिगर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, बहुत लाइट है, ठीक है ना। शेप्स की मदद से हम ट्राइंगल को थोड़ा एक्यूरेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, काम बराबर हो जाएगा हमारा। ये हो गया मेरा फिगर। अब यहां पर क्योंकि मुझे अंदर फिल जो है वो तो ब्लैक रखना है, ऐसे ही मैं कर देता हूं, ये परफेक्ट रहेगा। और इसके अलावा हम लाइंस बाकी चीजें खुद ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है देखा जाए तो एक ऐसे पैरेलल लाइन है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और यहां पर नाम दे देते हैं ए बी सी और यहां पर डी ई, ठीक है। इतनी चीज तो हो गई, और क्या हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं। यहां से
इस तरह का कुछ फिगर है। अब मुझे क्या क्या करना है, हम एक एक पार्ट अच्छे से नीट एंड क्लीन समझते हैं, ध्यान से समझना, बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का फिगर होगा, अब हमें बीपीटी प्रूव करना है। सो सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन आप अच्छे से लिख लेना कि ट्राइंगल ए बी सी जिसमें डीई मेरा पैरेलल टू बीसी गिवन है, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, पैरेलल, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और हमको साबित क्या करना है, ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनका रेशियो इक्वल है, यानी कि एडी अपॉन डीबी जो है वो बराबर है एई अपॉन ईसी के। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, दिस अपॉन दिस पार्ट एंड दिस अपॉन दिस पार्ट आर इक्वल। प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। प्रूफ से पहले एक्चुअल में आपको कंस्ट्रक्शन लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या है बेसिकली, यहां पे इसको नाम दे देते हैं m और इसको नाम दे देते हैं n, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन बेसिकली ई एम परपेंडिकुलर टू एडी, ऐसे तो देखा जाए तो पूरी लाइन का ही है, तो एडी की जगह हम डीबी लिखें तो भी गलत नहीं है, एडी की जगह ए बी लिखें तो गलत नहीं है। और दूसरी चीज डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है ना। ये चीज हमने कंस्ट्रक्ट की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रूफ। सबसे सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले तो ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है ना, ये जो इतना आपको ऊपर का ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा, इसका मैं एरिया ढूंढूंगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब ध्यान से समझो, जहां पर भी 90 डिग्री बनता है ना, वहीं पर मेरे हाइट और बेस होते हैं। तो ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। आप बोलोगे कि ये हाइट ये बेस भी तो हो सकता है, वो भी है ही, वो भी काम लगेगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे हाइट और इसे बेस लूंगा जहां 90 डिग्री बन रहा है। यानी आपका बेस एक तरीके से हो जाएगा एडी और आपका हाइट हो जाएगा एक तरीके से ई एम, ठीक है। और ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा डी बी डी ई जो है, इसमें मेरा बेस हो जाएगा डीबी और हाइट अभी भी ईएम रहेगा। आप पूछोगे ईएम कैसे रहेगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स का फंडा है, ध्यान से समझना। अगर सपोज करो आपका एक कोई ऐसा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, तो बेस इसे मानते हुए हाइट इस ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, उसे मैं हाइट गिन सकता हूं। तो सेम लॉजिक से अगर मेरा ट्राइंगल ये है, तो हाइट इस ट्राइंगल के बाहर इसके एक्सटेंडेड बेस पर हो सकती है, तो हाइट में ईएम को ले सकता हूं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये दोनों तो हमने ढूंढ लिए। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों का अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, हाफ इंटू एडी इंटू EM अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EM। और इसी के चलते मेरा हाफ हाफ कैंसिल होता है, AD DB कैंसिल होता है, उप्स, AD DB तो अलग अलग है, EM कैंसिल होगा, तो ये बचेगा AD अपॉन DB, ठीक है। ये चीज मिल गई। सेम टू सेम तरीके से मैं इधर भी एक रेशियो ढूंढूंगा जिसमें ये ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ये ट्राइंगल लूंगा DE, अभी मैंने BDE लिया, अब CED लूंगा, ठीक है ना। वो दो स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सिमिलरली करके एक और रेशियो ढूंढ रहा हूं मैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इस बार हो जाएगा CED, हाफ इंटू बेस हो जाएगा AE, हाइट हो जाएगा DN, हाफ इंटू बेस हो जाएगा EC और हाइट हो जाएगा सेम DN। DN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, AE अपॉन EC हमें मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। खत्म नहीं हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है जो ज्यादातर बच्चे मिस कर देते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वो गलती मत करना, खत्म नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है, दैट इज नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle CED,
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब ये दोनों एरिया क्यों इक्वल है, मैं कौन से दोनों ट्राइंगल की एरिया की बात कर रहा हूं, एक जो ऐसे है और एक जो ऐसे है, यहां पर एक जो ऐसे है और एक जो ऐसे है। तो 9th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो पॉइंट से मैं कहीं पे भी ज्वाइन करते हुए ट्राइंगल्स बनाऊं, उन सारे ट्राइंगल्स का एरिया जो होता था वो आपस में इक्वल होता था। तो इस सेम डीई बेस से मैं इधर बी पे ज्वाइन करूं या सी पे ज्वाइन करूं या इस लाइन में बीच में कहीं पे ज्वाइन करूं, हर बार जो ट्राइंगल मिलेंगे उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो ये मेरे इनका एरिया भी आपस में इक्वल है। ये मेरा पार्ट 3 है। अच्छा, इसका रीजन भी मुझे लिखना है, एरिया फ्रॉम दी सेम, एरिया फ्रॉम नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, एरिया बिटवीन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है ना, बिटवीन पैरेलल लाइंस और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, चलता है। अब मेरा फर्स्ट पार्ट देखो तो न्यूमरेटर और सेकंड पार्ट का न्यूमरेटर सेम टू सेम है। डिनोमिनेटर्स अभी जस्ट मैंने इस थर्ड इक्वेशन में बोला कि जो डिनोमिनेटर्स है वो भी आपस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3, इन तीनों पार्ट्स के चलते मैं लिख सकता हूं AD अपॉन DB जो है वो मेरा इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है ना, ये मैं कंक्लूजन पे मान सकता हूं, क्योंकि ये जो दोनों रेशियोज है इनका मेरा न्यूमरेटर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है। तो ये जो दोनों रेशियोज है ये जिनके बराबर है वो भी मेरा आपस में इक्वल होगा। इस तरीके से मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में 100% मैं कहता हूं। आपके एक ना एक प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, आएगा अगर प्री बोर्ड बाकी है तो। नेक्स्ट, यूज रिजल्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन टू प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है ना, अभी जस्ट हमने जो बीपीटी का जो थियरम समझा था उसको यूज करते हुए मुझे AE अपॉन ED और BE अपॉन FC जो है उसे इक्वल प्रूव करना है। सुपर इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाना। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, A और C को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ये एक तरीके से आप पहले लिख लेना, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। मैं सीधा मेन प्रूफ वाले पार्ट पे जा रहा हूं। अच्छा, यहां पर जिस पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये G मान लेते हैं इसको। ये कुछ कुछ आपको क्लास 9 की याद दिलाएगा, ऐसा कुछ था उसमें, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो लगा था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। हम वो नहीं यूज करने वाले, हम बीपीटी यूज करेंगे, क्योंकि बोला भी है क्वेश्चन में, नहीं भी बोला था तो हम इजीली बीपीटी यूज कर सकते थे। सो EF पैरेलल टू DC ये मेरे पास है। सो देयरफॉर मैं सिर्फ EG को भी पैरेलल टू DC कह सकता हूं। अगर कोई पूरी लाइन पैरेलल होती है तो उसका सेगमेंट भी पैरेलल होता है उस दूसरी लाइन के। ये कॉमन सेंस है, कॉमन मैथ्स है। और अगर ये दोनों पैरेलल है सो मैं कह सकता हूं देयरफॉर इन ट्राइंगल ADC AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ठीक है ना, यूजिंग बीपीटी। ठीक है ना, बीपीटी थ्योरम के चलते सेम टू सेम लॉजिक से EF मेरा पैरेलल है AB के, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है ना, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये भी मुझे गिवन है। तो अगर मेरा EF पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि सिर्फ GFB जो है वो भी पैरेलल होगा AB के। ठीक है ना, ये वाला इसके, देखो ये मैंने ये जो ट्राइंगल लिया था उसमें ये इसके पैरेलल लिया, ये जो ट्राइंगल ले रहा हूं उसमें ये इसके पैरेलल ले रहा हूं। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं सो देयरफॉर AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, ये भी मेरा कैसे आया, अच्छा ये मेरा सपोज करो इक्वेशन 1 था, ये सपोज करो इक्वेशन 2 है, ये हो गया मेरा यूजिंग BPT। सो अब मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से मैं क्या कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं, देखो इधर भी AG अपॉन GC, इधर भी AG अपॉन GC, तो मैं लिख सकता हूं AE अपॉन ED जो है वो मेरा बराबर है BF। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये BF होगा, BE नहीं होगा, BF ही हो सकता है, BF अपॉन FC। ठीक है ना, ये आएगा मेरा फाइनल आंसर जो कि मुझे प्रूव करना था। क्वाइट इजी, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, AD is the median of triangle ABC. O is any point on AD। ठीक है ना, एक ट्राइंगल है,
यहाँ पर AD एक मीडियन है और O रैंडमली कहीं पे एक पॉइंट है। हमारा ABC ट्राइंगल है और O इज एनी पॉइंट ऑन AD, सो ये यहाँ पर D, ये O हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है BO एंड CO प्रोड्यूस टू मीट BO, ओके, तो B अगर O से पास होता हुआ C पे जाए और C यहाँ से पास होता हुआ यहाँ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा O हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले B इस O से पास हो रहा है, C इस O से पास हो रहा है और पास होने पर यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं। ये सपोज कर लेते हैं O है और B मेरा AB इन BO and CO produced meet AC and AB, ये E है और ये F है। चलो इतना फंडा तो अपने को समझ में आ गया, इतनी तो क्लैरिटी मिल चुकी है। अब आगे क्या बोला है, AD is produced to X such that OD is equals to DX। हो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है यहां पर। तो यहां पे अब आगे क्या करना पड़ेगा, मुझे OD को एक्सटेंड करना है कुछ लेंथ तक, और इस तरीके से कि ये जो OD और जो आगे का एक और पॉइंट है दैट इज DX, ये दोनों ही आपस में इक्वल है। अब प्रूव दैट AO इक्वल्स AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB, AF अपॉन AB। ओहो, गजब गजब, थोड़ा सा इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि AO अपॉन AX जो है वो बराबर है AF अपॉन AB के। तो मैं ये तभी प्रूव कर सकता हूं जब मैं AOF और AXB या फिर AFO और ABX जो है इन दोनों को मैं आपस में क्या प्रूव कर दूं, सिमिलर प्रूव कर दूं। अब सिमिलर कैसे प्रूव करूंगा, मुझे मीडियन दिया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है और साथ ही एक और इंफॉर्मेशन दी है जो कि OD और DX जो है वो आपस में इक्वल है। अब देखो, जितना ये सम कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बड़ा मजेदार सम है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच देखो कैसे पकड़ में आता है। हमको एक तरीके से गिवन एक क्या चीज है, गिवन इंफॉर्मेशन में क्या चीज है कि OD और DX जो है वो आपस में इक्वल है। ऑल्सो मैं कह सकता हूं मेरा BD और CD जो है वो भी आपस में इक्वल है ना। BD और CD आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि AD इज अ मीडियन, मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे टच करता है, D मिड पॉइंट है BC का। सो मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि OBXC इज अ पैरेललोग्राम। आप सोचोगे कि भैया ये कहां से टपक पड़ा, तो यस, अगर एक तरीके से मैं देखा जाऊं तो OBXC एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की OX और BC क्या है, डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या हो रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है कि, तो मैं क्या रीजन क्या लिखूंगा, OX एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर, ये मेरा रीजन हो गया। और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है तो मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। और अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर आता है कि BX जो है वो मेरा पैरेलल टू OC होगा। और क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर मेरी ऑपोजिट साइड्स यहां पर पैरेलल है तो ध्यान से लॉजिक समझो कि OC की एक्सटेंडेड लाइन, अगर कोई मेरी इतनी लाइन पैरेलल है, इसको मैं एक्सटेंड कर भी दूं तो भी स्टिल दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल ही होगी। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर BX इज स्टिल पैरेलल टू FC। ठीक है ना, अगर मेरी कोई इतनी और इतनी लाइन पैरेलल है, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल पैरेलल ही गिनी जाती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब अगर मैंने ये दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल AFO इक्वल्स टू एंगल ABX और एंगल दूसरा AOF इक्वल्स टू एंगल AXB, दोनों का ही रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के चलते अगर ये दोनों मेरे इक्वल हो गए
तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल AFO सिमिलर टू ट्राइंगल ABX बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं AF अपॉन AB जो है वो मेरा बराबर है AO अपॉन AX, जो कि मुझे प्रूव करना था AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन को नेल करना है तो बोर्ड्स में मजा आएगा। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। मजेदार चल रहा है ट्राइंगल्स, थोड़ा दिमाग खराब करता है लेकिन प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि सब कुछ टैकल कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।